उनका हाँ वीडियो सर लाइव जा रहा है बस। उनका उनका आएगा क्या? सर उनका वीडियो आपके पास आ रहा है क्या सर? सर का प्रॉपर ना लाइव लाइव। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो आगे जाकर हमारे फ्यूचर का कोर्स डिसाइड करते हैं। इसीलिए बहुत बारी हमें बहुत सोचना पड़ता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि आगे जाकर उस डिसीजन का हमारी जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट होगा। और जो भी हम चॉइस लेते हैं वो बहुत वाइजली लेना चाहिए, अपने पैशन को देखते हुए लेना चाहिए और अपने फ्यूचर कोर्स मतलब आने वाले 10 सालों को देखते हुए लेना चाहिए। जब इस डिसीजन को या चॉइस को हम लेंगे तो वो हम सही ले पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि हम आगे जाकर क्या कर सकते हैं या बन सकते हैं। एक जो प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा फेस करी जाती है वो होती है टीनेजर्स में, जब उनको अपने सब्जेक्ट चॉइस या करियर चॉइस लेनी होती है, क्योंकि आज के टाइम में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। हमें ये नहीं पता कि आगे जाकर कौन सा ऑप्शन हमारे लिए कितना फ्रूटफुल होगा। बहुत बारी हम लोग रश में गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत सब्जेक्ट चॉइस लेते हैं, जिसको हम आगे जाकर 3-4 साल बाद रिग्रेट करते हैं। इसी टॉपिक को और इसी कंसर्न को आज हमारे साथ एड्रेस करने के लिए हैं मिस्टर राकेश मोहन शर्मा जी। ये एक एजुकेशनिस्ट हैं और पिछले 18 साल से एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को इन्होंने गाइड करा है, उनको आगे बढ़ाया है और पढ़ाया है। ये एक करियर काउंसलर भी हैं। इन्होंने अपनी खुद की जर्नी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू करी, बट आज ये मंत्रा एकेडमी के डायरेक्टर हैं और बहुत से बच्चे इनके पास ना सिर्फ पढ़ने के लिए बल्कि आगे की जीवन की दिशा को भी पूछने के लिए और समझने के लिए आते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन पे। आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, करियर मायोपिया। मायोपिया जनरली जब हम सब जानते हैं यूज करा जाता है आईसाइट को लेकर। जब आप दूर का नहीं देख सकते हैं और आपकी नजर छोटी होती है पास, उसके लिए हम मायोपिक वर्ड यूज करते हैं। तो करियर को जब आप दूर तक नहीं देख सकते या उसके रिजल्ट्स को आप दूर तक नहीं देख सकते, तब हम लोग इस टर्म को आपने यूज करा है करियर मायोपिया। और जो बच्चे अपनी जिंदगी में करियर को लेकर डिसीजन लेने के टाइम स्ट्रेस फील करते हैं, उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे सर के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू वेरी मच। शुरू करते सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये करियर मायोपिया क्या है? मैम ये एक बहुत ही गजब की टर्म है और बहुत नया सा आपको ये म्यूटेशन, ये स्लैंग नजर आएगा। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप इसको अगर गूगल पर भी सर्च करते हैं तो आसानी से आपको करियर मायोपिया मिलेगा। यू कैन गेट मायोपिया, यू कैन गेट ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस विद मायोपिया, यू कैन गेट choices for government jobs and reservation with myopia, like that. बट करियर और मायोपिया मिक्स होकर इकट्ठा जो वर्ड है, ये टर्म है, ये अक्सर अपने को मिलती नहीं है, ना डिस्कस करने में, ना जनरली डेली की हमारी बोलचाल में। तो मायोपिया एज यू टोल्ड कि ये बायोलॉजिकल टर्म है और करियर एक जेनेरिक टर्म है। मायोपिया नो डाउट अगर फिजिक्स या बायोलॉजी की बात करें तो आईज का शॉर्ट साइटेडनेस है। हमारे मैक्सिमम जो लोग होंगे जो सुनने वाले हैं, ऑडियंस हमारा है, वो आर डेफिनेटली बहुत सारे लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं। दे मस्ट बी नोइंग कि मायोपिया कब और किन हालात में होता है और उसका क्या इफेक्ट होता है। जैसा इफेक्ट मायोपिया का विजन के साथ होकर हमारी डे टू डे लाइफ पे होता है, करियर मायोपिया लगभग उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा इफेक्ट हमारे करियर पर डालेगा। अब मैं पॉइंट पे आए तो करियर मायोपिया बेसिकली है क्या और कहाँ से शुरू होता है। मैं अगर स्टार्ट करूं तो इन जनरल जब बच्चा छोटा होता है, बच्चे के पास दो ताकतें होती हैं, बहुत बड़ी ताकतें। मैं महसूस कर रहे हैं इस चीज को, बड़ी सिंपल बेसिक लाइन पर हम जाना चाहेंगे। छोटे बच्चे के पास एक ना तो एजुकेशन है, ना उसके पास इंटरनेट है, ना उस पर इंफॉर्मेशन है, बट फिर उसके बावजूद ऊर्जा का अथाह भंडार है। उसके पास एक ताकत है प्यार की और एक ताकत है गुस्से की। वो दो ही ताकत समझता है। उसको कुछ चाहिए होता है तो ये या तो लाड से आएगा, प्यार से आपके पास आएगा, मांगेगा, इतने प्यार से मांगेगा कि आप ना नहीं कर सकते। इन केस फिर भी हमने नहीं दिया तो मचल जाएगा, जमीन पे लेट जाएगा, मतलब
कपड़े फाड़ देगा, थप्पड़ मार देगा किसी को भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ हु इज हु। तो वो अपनी जिद मनवा लेगा। ये दो बेसिक शक्तियां लेकर के हर बच्चा दुनिया में आता है और आगे बढ़ता है। दिक्कत वहां शुरू होती है जहां से हम इसका मॉडिफिकेशन करना शुरू करते हैं, उसको आगे जाके मैं और पकड़ूंगा। लेकिन फिलहाल बात ये हो रही है कि माइपिया, करियर में माइपिया बेसिकली शुरू कहाँ से होता है। तो जब बच्चा मोटे तौर पर 10th क्लास पास करता है, उसके पास रफली 4 चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस साइंस की होती है, जिसमें फर्दर 2 ब्रांचेस यानी पीसीबी और पीसीएम बन जाता है। सेकंड जो चॉइस है दैट इज कॉमर्स, जिसको बच्चा नो डाउट कॉमर्स, अकाउंट्स और बीएसटी के साथ इकोनॉमी शुरू करता है। देन थर्ड चॉइस है ह्यूमैनिटीज, और फोर्थ जो स्ट्रीम है मैम वो उन लोगों की है, देश के उन इट कैन बी अनफॉर्चुनेट, हमें माने कि वो 60% बच्चे जो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के आगे जा ही नहीं पाते। उनमें से कई लोग अपने स्किल बेस्ड काम में चले जाते हैं, कोई अपने ट्रेडिशनल या पेरेंटल प्रोफेशन में जाता है, बट वो बेसिकली उस माफिया का शिकार नहीं होते। उनमें से कई लोग स्किल सीखते हैं। दे कैन बी एसी मैकेनिक, दे कैन बी एन इलेक्ट्रिशियन, दे कैन बी समवन एल्स, बट ओके दे लिव देयर लाइवलीहुड वेल, वो अपना काम कर लेते हैं, वो कम से कम इस ट्रैप से बच जाते हैं। अब जब हम साइंस पे आते हैं, तो साइंस पे जो बच्चा पीसीएम लेता है, उसका पीसीएम लेने के वक्त से सीधी बात ये हो जाती है कि आपको आईआईटी जेई क्रैक करना है। सीधी बात, बिल्कुल। मतलब आप यू आर बोर्न टू बी एन इंजीनियर, सीधी बात है, आपको इंजीनियरिंग ही करना है। अगर इंजीनियरिंग करना है, उधर मेडिकल, अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो आपके लिए बस एमबीबीएस, डॉक्टर व्हाइट एप्पल वेटिंग फॉर यू, आपके अलावा उसके अलावा तो कुछ आप बने ही नहीं हो। अगर आप कॉमर्स में जाते हो तो एक मार्पिक बिल्कुल विजन है कि आपको सीए ही करना है। ह्यूमैनिटीज में जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार तो ये पता ही नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। देयर अदर ऑप्शंस आल्सो। तो यहाँ से माफिया शुरू होता है। माय पॉइंट इज कि पेरेंट्स एक्चुअली, बहुत बार पेरेंट्स नहीं जानते, बहुत बार बच्चा नहीं जानता, और कई बार हम जानने नहीं देना चाहते। बच्चा अगर अपने नेचुरल दोनों शक्तियों के साथ आया होता तो 10th क्लास में मचल जाता कि नहीं, मुझे तो अर्णब गोस्वामी के देख के मास मीडिया में जाने की इच्छा होती है, मैं तो वही करूंगा। बट अच्छा बच्चा कौन? अच्छा बच्चा वो जिसको पेरेंट्स का कहना मानना है। आपने इसे उसको कंडीशन कर दिया, इतने तरीके से कंडीशन कर दिया कि आप ये मान लीजिए कि यस मैनशिप आपने इम्बाइब कर दी उसके अंदर। तो अच्छा बच्चा मीन्स इतने अच्छे से कंडीशन कर दिया गया है कि वो हाँ करता है। पापा ने कहा, मम्मा ने कहा, बेटा देखो आपने लिया, अब आप ट्यूशन लो, कोचिंग जाओ और आप आईटी की तैयारी करो। ये चीज वहां से चलना शुरू हो जाती है। तो अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में उसने अपनी एक पावर खो दी, अपनी जो क्रोध या एंगर और जो प्यार वाली चीज थी उसको उसने खोना शुरू किया। अब वो बच्चा जब इंजीनियरिंग के एग्जाम में आता है तो इंजीनियरिंग ही नजर आती है उसको, और कुछ नजर नहीं आता। कोई उनको ये बताने वाला, मैं और ऑप्शन पे जाना चाहूंगा कि और ऑप्शंस क्या है। इसके अलावा कोई रिसर्च में नहीं जाना चाहता। मैं इन जनरल, बहुत बिरले कोई लोग होंगे जो रिसर्च में जाएंगे। टीचिंग के लिए कोई तैयार नहीं होना चाहता, अनफॉर्चुनेटली, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा नोबेल प्रोफेशन है। उसके लिए कोई, वहां पीपल कम बाय एक्सीडेंट, वहां पर तो ठीक है बाई चांस टीचर बन गए, चॉइस से नहीं बनना चाहते आप। कोई भी अगला जब हम बात करें उसके बाद जो ऑप्शन है, कोई कमर्शियल पायलट नहीं बनना चाहता, लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वो बनना होता है। मर्चेंट नेवी के लिए कोई नहीं जाना चाहता। एनडीए में बहुत थोड़े लोग जिनकी फैमिली बैकग्राउंड या तो डिफेंस से होती है या कुछ और वजह हो, वो लोग मिलिट्री या आर्मी या एनडीए की तरफ मूव करते हैं। देन रेलवेज, रेलवेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आपने शायद मैम आप लोगों को तो आइडिया होगा। पेरेंट्स के लिए बताना चाहूंगा, SCRA करके एक एग्जाम है, दैट इज बेसिकली स्पेशल कैडर रेलवे अप्रेंटिस, जो कि गजब की स्ट्रीम है, जहां बच्चा अगर एंटर होता है 4 इयर्स के लिए रेलवेज अपने आप उसकी तैयारी करवाता है, और उसके बाद क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर बच्चा एंटर होता है रेलवेज में। किसी को उसमें नहीं जाना, शायद अपने एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। देन दे आर डिजाइनिंग, दे इंटर डिजाइनिंग, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच कैन बी डन, बट वो चीजें कोई ध्यान में नहीं रखेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इंजीनियरिंग और उसमें भी आईटी जेई नजर आता है। फिर मेडिकल की बात आती है। मेडिकल में जब आए, बिल्कुल एमबीबीएस, कोई नर्सिंग में नहीं जाना चाहता। पीपल से नर्सिंग इज अ लो पेड जॉब। नाउ मेनी गवर्नमेंट्स आर वर्किंग ऑन। केरला गवर्नमेंट, जैसे आपने अगर आप ध्यान दें तो केरला गवर्नमेंट ने लगभग 18,000 रुपीज का मिनिमम एक सैलरी फिक्स कर दिया है नर्सिंग स्टाफ के लिए। एंड नर्सिंग, आप एक हॉस्पिटल को देखते हो, हॉस्पिटल मीन्स डॉक्टर्स। अगर एक हॉस्पिटल में 50 डॉक्टर है तो उसके साथ साथ पीछे 4,000, 3,000, 2,000 लोग भी काम कर रहे हैं, और वो सारे डॉक्टर्स नहीं है। मेडिकल इंडस्ट्री में कोई फिजियोथेरेपी की बात नहीं करता, कोई BHMS की बात नहीं करता, कोई BDS की बात नहीं करता, कोई BAMS की बात नहीं करता। आयुर्वेद की बात आती है तो आप उसको घरेलू नुस्खे वाली बात पर ले जाते हो। हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के इफेक्ट में भी आते हैं।
एंड फिजियोथेरेपी की मैंने बात करी, यहाँ पर आपकी रेडियोलॉजी के ऑप्शंस हैं बहुत सारे, उनको कोई नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ मापिया है, ढक्कन लगा दिया कि बेटा तेरे को तो एमबीबीएस ही करना है, इसके अलावा आप कुछ और नहीं करोगे। और वहां पर बच्चा इतने बड़े डिप्रेशन में होता है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं कुछ भी नहीं बनूंगा। वो अलग एक दूसरा पहलू देखने को मिलता है। कॉमर्स में हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सीए की, नो वन टॉक्स ऑफ बीकॉम, एमकॉम एंड देन फर्दर यू कैन से क्वालिफिकेशंस। मैनेजमेंट आईपीएम की हम बात करें आज की तारीख में, दिस आई एम इंदौर, रोहतक एंड इवन बेंगलोर इज गोइंग टू स्टार्ट इट। वहाँ पर 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है 5 इयर्स का, तो वो मैनेजमेंट का प्रोग्राम है जिसमें बच्चा आराम से एमबीए करके आता है। उस तरफ कोई नहीं जाना चाहता। वही जो बच्चे हैं वहाँ पर, वो सीएस की तरफ बाई चॉइस कोई नहीं जाना चाहता। सीएफए विच इज एक्चुअली इंटरनेशनली एक्रीडिएटेड कॉमर्स डिग्री, जो सीए नहीं है तो सीएफए है, पूरी दुनिया में जाता है, उसको कोई नहीं करना चाहता। इन जनरल लोग जॉब में जाने की बात करते हैं, तो वो भी एक मापिक व्यू है कि सीए ही करना है। ह्यूमैनिटीज में आपको पता है, आर्ट्स लिया है आपने, ह्यूमैनिटीज लिया है, तो आइदर यू गो फॉर मास कम्युनिकेशन और यू गो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। कोई एक्टिंग की बात नहीं करता, कोई मॉडलिंग की बात नहीं करता, कोई फोटोग्राफी की बात नहीं करता, कोई डिजाइनिंग की बात नहीं करता। मतलब बच्चे को आप वो सारे ऑप्शन दिखाते ही नहीं हो। आपने उसको पूरे स्पेक्ट्रम में से ढक्कन लगा दिया, बिल्कुल घोड़े की तरह, कि बेटा इतना ही देखना है, मेरी सुविधा से देखना है। मैंने अपने स्वार्थों को सामने रख करके बच्चे को कंडीशन किया है। ये मैम मेरे हिसाब से करे मान दिया है। आपने तो बहुत सारा स्पेक्ट्रम दिखा दिया करियर ऑप्शंस का बच्चे के पास। आपकी वॉइस थोड़ी सी लो आ रही है, अगर थोड़ा सा आप voice पे, हाँ, एनहांस करेंगे। जोर से। इसमें जो हम कहते हैं, तो बच्चों को जो शॉर्ट साइटेड की हम बात करते हैं, तो करियर में अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको लेकर उनकी शॉर्ट साइटेडनेस देखने को मिलती है? देखिए मैम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे नजर आती है वो ये है कि बच्चा और पेरेंट्स या इवन टीचर्स एंड समटाइम काउंसलर्स, दे डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन करियर एंड जॉब। हम जॉब और करियर में डिस्टिंक्शन ही नहीं करते। हम तो बस सीधी बात करते हैं कि बच्चा पढ़े, पढ़ाई करे और वो नौकरी में जाए, यानी वो जॉब ले और एक पैकेज सैलरी हासिल करे। मतलब दुआएं करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मेरा बच्चा नौकर बने, बड़ा नौकर, बड़े वाला नौकर, जितना बड़ा पैकेज उतनी बड़ी नौकरी, उतना बड़ा अनरेस्ट भी आएगा बाद में। तो हमने सही मायनों में बच्चे को करियर के लिए तैयार नहीं किया होता, हम उसको जॉब के लिए तैयार करते हैं। और जब जॉब और करियर की बात करें, करियर इज लॉन्ग टर्म एंड जॉब इज शॉर्ट टर्म, तो फिर वो वहां पर बेसिकली परेशानी होना शुरू हो जाती है मैम। तो करियर को और आपके जॉब को लेकर के डिस्टिंक्शन अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो ये सारी समस्याएं शायद बिल्कुल बिगनिंग पर ही खत्म हो जाए। तो इसका मतलब बहुत जरूरी है कि लोग ये समझें, करियर एक अलग चीज है और जॉब एक अलग चीज है। बिल्कुल उनको अपने बिल्कुल है, करियर को लेकर जागरूक होना है और जॉब सीकर नहीं बनना है। अब बिल्कुल मेरा बिल्कुल। अगला सवाल आपसे ये है कि जब करियर की बात करते हैं, तो पेरेंट्स उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए, करियर को डिसाइड करने के लिए? या बच्चा किसी करियर पे जिद कर रहा है, चॉइस पे, तो बच्चे को पेरेंट्स कैसे सही दिशा में गाइड कर सकते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर मैम दोनों तीनों पहलू हैं। पहली बात तो ये कि बच्चा जिद कर रहा है और पेरेंट्स गाइड करें ही, ये भी जरूरी नहीं है। यानी कि मैं अपनी ही चॉइस को बच्चे के माथे पे तिलक बना के लगा दूं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके आता हूँ। वी ऑल हर्ड ऑफ मिस्टर मनोज मुंशर। बहुत कॉमन नाम नहीं है बट बहुत बड़ा नाम है। अगर जैसे मैं बताऊंगा तो लोग जुड़ जाएंगे उसके साथ। मनोज मुंशी साहब जो हैं, ये राइटर हैं तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, एंड ही इज बेसिकली स्क्रिप्ट राइटर ऑफ केबीसी ऑल सीजन्स, नॉन फिक्शन राइटर, जो कि बिल्कुल लाइव अमिताभ बच्चन क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, बीच में फिलर वो लिख रहे होते हैं। That बिल्कुल। boy was basically a biology student from Gauriganj, Amethi, and was doing fine with his studies. बहुत बढ़िया चल रहा था, पेरेंट्स बहुत वेल टू डू थे, wanted to make him doctor, बट बच्चे ने जिद पकड़ ली, नहीं मुझे तो राइटर बनना है, राइटर बनना है। ये जिद लेकर के बच्चा बड़ा हो रहा था, पेरेंट्स मना कर रहे थे, बच्चा बड़ा हो रहा था, नहीं उसके अंदर का जो जुनून था वो भी बड़ा हो रहा था। तो यहाँ आकर के उसने बस जिद पकड़ ली, मुझे 700 रुपए मात्र आप दे दीजिए, मुझे मुंबई जाना है। तो अब पेरेंट्स सोच रहे थे ठीक है 2-4 दिन रखेंगे, महीना भर रखाएंगे और बच्चा धीरे 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 जो है वो चाइल्ड विल
मान जाएगा, बच्चे वाली बात है, कितना ऐशो आराम है, उनमें ढल जाएगा। लेकिन नहीं साहब, जुनून जो है अंदर का वो बड़ा होता जा रहा था। एंड ही गॉट दिस मनी एंड वेंट टू मुंबई। मुंबई जाते हैं, दादर पे उतरते हैं, देखते हैं इतनी भीड़ है, सड़क के किनारे सोते हैं, और 1.5 साल बाद कभी अमिताभ बच्चन साहब से मुलाकात हो जाती है, और आज हम उसका यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग उनके नाम का डिस्कशन कर रहे हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा हैज बिकम एन आइकनिक सॉन्ग। वो आज की तारीख में अगर देशभक्ति का कोई गाना कहीं चलता है तो वही चल जाता है। तो वो जुनून है। मेरा मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा बच्चे को गाइड करूं कि मेरे हिसाब से चल। पेरेंट्स का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स के रोल को दुनिया में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। नर्चरिंग करनी है, हमें बच्चे को बड़ा करना है, हमें उसकी मॉरल नर्सिंग करनी है, लेकिन साथ के साथ आप ये भी जानना है, ये भी देखना है कि बच्चा चाहता क्या है, उसके अंदर की पर्सनालिटी कहीं हम दबा तो नहीं रहे, वो बनना क्या चाहता है। तो अगर हम इस बात पर केयरलेसली केयरफुल होकर, मतलब ठीक है, कीप वाचिंग ग्रोइंग, ये केयरलेसनेस है, एंड बी केयरफुल अबाउट हिज ट्रेट्स एंड थिंग्स, कि हम, मेरा बच्चा किस तरह बड़ा होता है, किन चीज़ों को पसंद करता है, क्या उसके प्लस हैं, क्या माइनस हैं। अगर हम ये कर देते हैं तो हम मानते हैं कि बच्चे को सही करियर के डिसीजन की तरफ हम ले जाएंगे। प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है जहां हर कोई अपने जैसा बनाना चाहता है। डॉक्टर चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, सो माय चाइल्ड शुड बी। आई एम एन इंजीनियर, माय चाइल्ड शुड बी। मैं बिजनेसमैन हूँ, बच्चे को बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि माँ पिया हमारे साथ भी है, हमें लगता है इसी में। आज अगर मान लीजिए मुझसे को पूछे कौन सा बिजनेस, एजुकेशन, उसके अलावा तो बिजनेस ही नहीं होते। अगर किसी होटलियर से पूछे, वो जैसे मौका आएगा, खाली जमीन देखेगा उसको होटल नजर आता है, मुझे बढ़िया जगह देख करके कोचिंग इंस्टीट्यूट नजर आता है, किसी दूसरे व्यापारी को वहां पर नजर आता है कि वो अपनी स्ट्रीम में, डोमेन में ऑन क्या कर सकता है। कोच को लगता है कि ये बच्चा बिल्कुल बास्केटबॉल ही खेले। तो अपने जैसा बनाने की जो हम लोगों की एक बेसिक टेंडेंसी है, वो कई बार बच्चे को परेशान करती है। पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना है, उसको बहुत अच्छी तालीम दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रूम करिए, एक अच्छा इंसान बनाइए। और पर फॉर गॉड सेक, उसके एंगर और लव की जो बेसिक ताकतें हैं उनको काइंडली क्रश मत करिए। उसको प्यार के साथ ही बड़ा होने दीजिए, उसको क्रोध करने दीजिए, गुस्सा करने दीजिए। और जब वो गुस्सा करेगा तो वो आपको सच भी बताएगा, आपके साथ कनेक्टेड भी रहेगा, और कभी जुल्म सहन नहीं करेगा। और जैसे जिद करके एक बार पेरेंट्स को नाराज करके मनोज मुंशी निकल गए, ऐसे करके कोई बच्चा अगर निकलता है तो शायद कुछ दाग अच्छे होते हैं। ऐसे कई टाइम पर जिद करना, हम बड़े शौक से बोलते हैं जिद करो दुनिया बदलो। कब बोलते हैं? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। छोटा बच्चा जिद करते हैं, हम थप्पड़ लगाते हैं। मतलब बहुत ही डुअल पर्सनैलिटी है हमारी। तो जो हम बच्चों को सिखाते हैं, हम कहते हैं सच बोलो, और फोन आए तो कहते पापा घर पे नहीं है। झूठ की बिल्कुल। बुनियाद हम आज शुरू करते हैं। बच्चे को उसके करियर की तरफ देखिए, बच्चा छोटा था, वो बढ़िया से ग्रूम कर रहा था, हमने एक लाइफ का एम उसके साथ बांध दिया और कह दिया इसके साथ बड़े हो जाइए। उसको हासिल करने के लिए हम तरह तरह की चीजें उससे करते हैं। ये बेटा तेरे लिए ये लेके आऊंगा, मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको ये दिलाया जाएगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। हमने सही मायनों में अपनी सुविधा के हिसाब से बच्चे को चेंज करना शुरू किया, और वो चीज गलत है। बाकी पेरेंट्स को उसके डिसीजंस में डेफिनेटली भागीदार भी होना है और हेल्प भी करनी है। और वॉच करते रहिए कि आपके बच्चे को अच्छा क्या लगता है, पैशन क्या है उसका। क्योंकि हम उनके हिस्से की जो समझौते हैं वो कर चुके हैं। अगर हमारे बच्चे भी समझौते करेंगे तो शायद अपनी मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जो मुझे लगता है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि पेरेंट्स हैव टू बी केयरलेसली केयरफुल, कि Careful. बच्चे को उसके पैशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने दें, समझें, और अपनी एस्पिरेशंस को उनको उनके ऊपर नहीं थोपें कि मैं नहीं कुछ जोड़ना। करना चाहती हूँ या कर रही हूँ तो मेरा बच्चा भी वो करे। बट यस, गाइड करना और उनको सही दिशा में ले जाना भी पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। मेरा अगला बिल्कुल। सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस होते हैं जो बच्चे को एक रैश डिसीजन रिगार्डिंग हिज करियर और फ्यूचर लेने के लिए पुश करते हैं, क्योंकि बच्चे को ये लगता है नहीं 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 अब टाइम आ गया, मुझे करना है। तो वो क्या सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस हैं जो बच्चे को इस तरफ धक्का मारती हैं कि वो एक रैश डिसीजन ले। कर ले। मैम, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, अगर हम अपने डेमोग्राफिक सिनेरियो की बात करें, तो हमारे यहाँ पे नियरली 40% बच्चे ही आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन आगे बढ़ते हैं। और उनमें से भी रफली बात करें 20% पीपल बिलोंग टू लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज। अब उस बच्चे के लिए सबसे पहले जरूरत, एक्चुअली जो मैंने जॉब और करियर की बात करी, उसके लिए पहली जरूरत जॉब होती है। एक्चुअली ही वांट टू ऐड टू द इनकम ऑफ फैमिली। और वो बच्चा ग्रेजुअली जब भी मौका मिले वो जॉब चाहता है, मुझे कमाना है।
कमाना है, मतलब सीधी बात है, उसको बचपन से डालते हैं, बड़ा हो जाएगा तो मम्मा को सुख देगा ना बेटा, बड़ा होगा तो ये करेगा ना बेटा। तो वो चीजें जो होती हैं, वो जो प्यार को दबाया वो इमोशन में बदला। जहां बच्चे की बेसिक इंस्टिंक्ट लव को आप किल करते हो, वो उसकी भावुकता इमोशनलिटी में बदलता है। तो मैम वहां से हमने उसके साथ वो चीज जोड़ दी है, अटैचमेंट इतना बड़ा कर दिया है कि बच्चा बिल्कुल मरे जा रहा है कि डे आई विल गेट अ जॉब, आई विल गेट इनटू इट, वेदर इट जॉब चॉइस और नॉट, वो पॉइंट ही नहीं आता, वो बिल्कुल सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन बच्चा एक बार जॉब को लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। There are so many cases. I remember a boy in my class when I was in school. I used to be first topper. My computer was a very nice boy. बट वो बच्चा बहुत होशियार था। 12th क्लास में कहीं आर्मी की भर्ती शुरू हुई, वो भर्ती हो गया और वो जवान हो गया, एंड ही रिमेन्ड सर्वेयर थ्रू आउट। तो ऐसे बहुत सारे फैसले मैम रहते हैं कि बच्चे को, अच्छा गवर्नमेंट जॉब का मोह, ये भी हमारे बच्चों को डिबेट करता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है तो ले लो, फिर चाहे कुछ भी छोड़ दो। एक मजाक चलता होता है कि बच्चे IIT बॉम्बे से CS में ग्रेजुएशन कर लिया, एंड ही कॉल्स पापा, पापा आई एम गेटिंग ऑफर ऑफ 1 CR, एंड पापा सेज कि बेटा देख ले, वैसे पटवारी की भर्ती भी निकली है, तो जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का भी ऑफर है, देख ले अगर हो जाए तो वही कर लीजिए। तो मैम अनरेस्ट जो बच्चे का, जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, शायद वो एक मेजर पार्ट है जो बच्चे को अपनी चॉइस के कई बार अगेंस्ट भी और झट से रश करने को मजबूर करता है कि जो जॉब मुझे मिले मैं एक बार ले लूँ। तो ये एक वजह है। बड़ी पॉपुलेशन दूसरी वजह है, क्योंकि हम बहुत बड़े कंपटीशन में हमेशा होते हैं। सो वट एवर गेट, हमें लगता है कि वो हमारे लिए काफ़ी और अच्छा है, एक बार ले लेते हैं, आगे फिर देखेंगे। तो फिर वही बात कि एक कदम उठा था गलत राह शौक में, और मंजिलें तमाम उम्र हमको ढूंढती रही। एक बार गलत घोड़े पे सवार हो जाइए, फिर तो जो पटरियां सूतों से अलग होती हैं वो मीलों दूर हो जाती हैं। तो बच्चा फिर वापस तो कई सही बार कहा उसको आपने, बहुत सही कहा। इमोशंस हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉपुलेशन फैक्टर एक बहुत, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये सब सर्कमस्टांसेस हैं जो बच्चे को अपने पसंद की चीज को आगे परस्यू करने से रोकते हैं। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर बच्चे ने एक गलत डिसीजन ले लिया तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या क्या इम्पैक्ट आता है उसके फ्यूचर के ऊपर? मैम एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर रॉन्ग डिसीजन हो जाता है, वेदर टेकन बाय चाइल्ड और टेकन बाय पेरेंट्स, लेकिन फाइनली भुगतना तो बच्चे को है, भुगतना बच्चे को है मोटे तौर पर, इट्स हिज लाइफ, क्योंकि आगे लेके उसको चलना है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बड़े, कितने खराब और विकराल हो सकते हैं, या कई बार कितने माइल्ड हो सकते हैं, इस पूरे को अपन गौर करते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि बच्चा अगर एक बार मान लीजिए कि कोई गलत डिसीजन ले लेता है तो करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होता, ऐसा नहीं माना जा सकता। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि लोगों ने गलत करियर ऑप्ट कर लिया और उसके बाद फिर उन्होंने स्विच किया एंड दे डिड वंडर्स। तो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ KFC के जो ओनर थे, ही बिकेम अ शेफ एट द एज ऑफ 45, then started sending this franchise at the age of say 60, and then he became a tycoon in 65 or so. एंड that was, I suppose, बहुत बड़ी उम्र थी, बहुत बड़ी उम्र थी। आपके जो कॉन्स्टेंट्स हैं कई बार डिसीजन के, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी, मान लो सिंपल कॉलेज में एडमिशन ले लिया और मेरा करियर अब तबाही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार लोग बहुत छोटी स्टार्ट करते हैं, बहुत बड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो शुरू करे थे, अमिताभ बच्चन की हम बात करें, ही वेंट टू मुंबई, स्टार्टेड, लोग कह रहे थे कि आपको सिंगर बनना है, लेकिन वो हीरो बन जाते हैं। ऐसे कई सारे और जगह भी हैं जहां लोग फैसला लेने के बाद, करियर पर एक ऑप्ट करने के बाद, बाद में चेंज करते हैं और बहुत कमाल कर जाते हैं। एंड एक स्टेज के बाद हो सकता है कि जो पिछले डिसीजंस हैं उनका कोई बड़ा रोल ना भी रह जाए, अगर आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, आप नाइसली ग्रूम्ड हैं, मतलब आपके अंदर को कभी घोटा नहीं गया, अगर आप जुनूनी रहे, अगर आपके अंदर वो जिद करने की क्षमता बची रही, अगर आपके अंदर वो बेसिक बचपन का प्यार जिंदा रह गया और आपके अंदर वो बचपन का वो क्रोध, वो जिद जिंदा रह गई, तो आप कभी भी उस करियर के ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं। खराब इफेक्ट की बात करें, पीपल वी लिसन ऑफ केसेस ऑफ सुसाइड्स, बच्चे जान तक दे देते हैं। अब उनको लगता है कि आई कुड नॉट बेसिकली फिल अप विद योर एक्सपेक्टेशंस, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सका, मैं आपकी जो सोच थी, जो आपने चाहा था मुझसे, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। सो वो द वर्स्ट पार्ट इज दैट चाइल्ड कैन इवन डिसाइड टू एंड अपनी लाइफ, वो लाइफ को ख़त्म कर सकता है। बट उसके बीच में भी ये कई बार करेक्शन पॉसिबल होता है, और बहुत बड़े लेवल पे करेक्शन पॉसिबल होता है। कई बार आप देखें तो वो एक बार आप गलत करियर ट्रैक पे चले गए तो वो आपको
पूरी लाइफ भी बेसिकली उसमें रख सकता है। तो गलत फैसले का असर होता है, लेकिन सब पर हो ये ज़रूरी नहीं है, और कितने लंबे टाइम तक हो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी सक्सेस का जो टाइम है, जो पीक आनी होती है आपकी, वो डिले ज़रूर हो जाती है रॉन्ग डिसीजन के आने से, इवन इफ यू आर वेरी स्ट्रांग। अगर आप बहुत स्ट्रांग, तब भी आप मान के चलिए कि आपका जो गोल्डन पीरियड आना होता है लाइफ का, वो डिले जरूर हो जाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई गलत डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस होगा, बट ये हम पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्सिक्वेंस हमें किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, डिप्रेशन की तरफ, ग्लूमीनेस की तरफ, या एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ। यस, और गलत डिसीजन से हमारे सक्सेस का पेस स्लो डाउन होता है, बट उस टाइम हमें अपने आप को संभाल कर, अगर हमें लगता है कि गलती हो गई, हमें सही दिशा में कदम उठा लेना चाहिए। और कोई नहीं जानता आगे जाकर हम कितने बड़े या कितने सक्सेसफुल बन सकते हैं उस डिसीजन के बावजूद। एक आजकल सर एक नया कॉन्सेप्ट है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर आपने सुना होगा। छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं, एक मदर को लगता है कि भाई मेरा बच्चा डांस क्लास में भी चला जाए, स्पोर्ट्स में भी चला जाए, स्विमिंग में भी चला जाए, हर जगह चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कहीं भी किसी भी स्टेज पे हम कुछ छोड़ दें जो दूसरे कर रहे हैं। ऐसी ही सिचुएशन टीनेजर्स के साथ भी आती है। तो आपके हिसाब से ये फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो कॉन्सेप्ट अभी डेवलप हुआ है या बड़ा चल रहा है, ये क्या है कॉन्सेप्ट? मैम, जो कहूँगा वो हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, तो उसके लिए पहले से माफ़ी। एक्चुअली अगर मैं अपने ज़माने पे जाऊँ, अपने ज़माना मीन्स हमारी आपकी एज में जाए, हम अगर वो जो लोग जो 40s और 50s के बीच में चल रहे हैं, उनकी बात अगर हम करते हैं, तो हमारे टाइम में घर में 4, 5, 6, 7 बच्चे हुआ करते थे। पेरेंट्स को बेसिकली बहुत सारी ऐसी कोई पिन पॉइंटेड एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, और बहुत सारा टाइम पेरेंट्स जो थे वो उनके पीछे नहीं पड़े होते थे, और बच्चे अपने आराम से ग्रूम कर रहे होते थे। और हिंदुस्तान जो हम देख रहे हैं शायद इसी जनरेशन का बनाया हुआ है। उससे पीछे वाले लोगों के पास साइकिल भी नहीं थी, कई लोगों के पास मतलब झुग्गियां भी नहीं थी, बहुत कच्चे लोग रहते आ रहे थे। दीज पीपल ऑफ दिस इरा दे पे टैक्सेस, उन्होंने ये बिल्डिंग्स बनाई, उन्होंने आप लोगों की तरह कॉलेजेस बनाए, उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई, उन्हीं लोगों ने हॉस्पिटल बनाए। वो सब कुछ दिख रहा है वो उन्हीं का बनाया हुआ है, जो कि बिना किसी प्रेशर और बिना किसी मिसिंग आउट फियर के डेवलप होके आ रहे थे। नाउ व्हाट हैपन कि आपके यहाँ एक या दो बच्चे होते हैं, एंड मॉम्स बिकम सुपर मॉम्स एंड डैड्स आर सुपरमैन। अब मैं सुपर मॉम हूँ, तो एक्चुअली सुपर मॉम का रोल कैसे प्ले करूँ? मतलब वो जो कुछ मेरी लाइफ में पीछे छूट गया है, रह गया है, वो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ रह जाए। और देखा देखी हम बहुत कुछ करते हैं, वो कर रहा है तो हम कराते हैं। रोहन इज डूइंग दिस, सो ऋतु शुड डू दिस, एक्स इज डूइंग दिस, सो वाई शुड डू दिस। ये एक्चुअली डर ही है, और एक खोखला डर है। इससे कोई बड़ा चेंज लाइफ में आए जरूरी नहीं है। ओके, चाइल्ड शुड गो टू स्विमिंग, वजह है क्योंकि आज बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए नहीं जाते। आज बहुत पहले हमारे ज़माने में रात को बच्चों को घर में घसीट के लाना पड़ता था, अब मम्मी को घर से घसीट के बाहर फेंकना पड़ता है, जाओ खेलो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। तो ठीक है, स्विमिंग इज ओके, और हॉर्स राइडिंग इज ओके, टाइकवांडो इज ओके, आपका अगर सेल्फ डिफेंस है फाइन, वंडरफुल, बट उससे कुछ बड़ा भारी मिस कर जाएंगे आप, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा स्विमिंग नहीं गया तो ये मान लीजिए कि जिंदगी में फिर वो कामयाबी नहीं होगा। तो एक मेरे ख्याल से एक सेल्फ क्रिएटेड फियर है, जो हमारा ओवर कॉन्शियसनेस है, वो कई बार हमें मतलब हम ओवर ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं एक्चुअली। तो बच्चे को लेकर हमारा जो पॉजिटिवनेस है, और वो जिस तरह से हमने उस बच्चे को बांध दिया उस सारे काम में, वही चीज है जिससे आज बच्चे थोड़े से एडमेंट भी हैं, एरोगेंट भी हैं। हम कहते हैं कि बच्चा हमसे प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करता, आप मौका कब देते हो? वो स्विमिंग नहीं जाना चाहता, आप उन्हें चलो, मैंने तो पैसे जमा करवा दिए हैं, उसको ड्राइविंग नहीं सीखनी है कि हमें सिखाएंगे, तो हमें साइकिलिंग नहीं करने, मैं करवाऊंगी। मतलब जो जो मुझे चाहिए मैं वो सब करूंगी, बच्चा चाह रहा है या नहीं चाह रहा है ये बात थोड़ा सा पीछे रह जाती है। तो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ फियर ऑफ मिसिंग आउट इज नॉट दैट बिग अ थिंग जिससे बिना कोई जिंदगी बदल जाएगी, या उसके होने से कोई आप पक्के तौर पे यू आर गोइंग टू बिकम जॉर्ज वॉशिंगटन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, दे आर वेरी गुड थिंग्स, अगर बच्चा वो चूज करता है, और बच्चे को चाहिए जितना जरूरी है उतना करवाइए, सब कुछ करने का इतनी कोई बड़ी जरूरत नहीं है। तो ये जरूरी है कि हम लोग बच्चे को सिखाएं, बट ये जरूरी नहीं है कि हम बच्चे को हर चीज में जबरदस्ती सब इन्वॉल्व कराएं। और ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं है कि अगर वो एक दो एक्टिविटीज कम करेगा, एक दो क्लासेस कम करेगा, तो उसका कोई लॉस ऐसा मेजरली नहीं होगा। मेरा अगला मुझे सवाल सर आपसे ये है कि आपको क्या लगता है जो स्कूल्स हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या दूसरे जो टीचर्स हैं, ये क्या रोल प्ले कर सकते हैं एक बच्चे के करियर को शेप करने के लिए?
देखिए मैम, यहाँ पर हम बहुत बड़े एक्चुअली सारे स्टेक होल्डर्स को आपने इकट्ठा कर दिया। ये बहुत ही भारी सवाल हो गया है। एक्चुअली चाइल्ड इज लाइक अ सीड। बच्चा एक बीज की तरह है। पेरेंट्स, फैमिली या स्कूल एक गमले की तरह है जिसमें हमें बीज को डालना है। उसमें मिट्टी है, वो उसकी फैमिली है और उसका स्कूल है। और जो सोसाइटी है वो बेसिकली वेदर और बाकी बाहरी कंडीशंस है। तीनों का अच्छा होना बहुत लाजमी है। उसके बिना आप बच्चे के करियर को या बच्चे की लाइफ को बहुत अच्छे से शेप होते नहीं। अगर बच्चा घर में बहुत अच्छी फैमिली में है, बच्चे को बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बच्चे को उसके हिसाब से जीने दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। देन ही एक्चुअली गोज टू स्कूल एंड ही लव्स टू गो टू स्कूल एंड देन ही गेट पेयर। उसके जो पेयर ग्रुप है, बच्चे हैं, साथी हैं, टीचर्स हैं, वो सारा अपना रोल प्ले करते हैं, उसको शेप करते हैं। एंड सोसाइटी नो डाउट हैज गॉट अ ग्रेट रोल टू प्ले। पीपल से अमेरिका इज सच अ ग्रेट कंट्री, हेटर्स डोंट लीव दैट। तो जिनको पसंद नहीं वो भी रहते हैं। क्यों? वो सोसाइटी आपको बढ़ने का मौका देती है। आप ऐसी कम्युनिटीज़, मैं अगर थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाऊँ, हमारे आसपास ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं और ऐसी स्टेट्स या कंट्रीज़ भी हैं जहाँ ब्रेनी लोग भी ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि वो माहौल उन्हें ग्रो नहीं करने देता और आपको वो फ्रीडम ही नहीं मिलती है। तो ये तीनों फैक्टर्स मिला करके एक कंप्लीट जो प्लांट है, जो पौधा है, जो पेड़ है, जो बनना है, उसको तैयार करता है। पेरेंट्स का रोल बिल्कुल गमले और मिट्टी वाला है। बहुत ही फर्टाइल लैंड और जब मिट्टी होनी चाहिए। बीज बहुत अच्छा ही हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खराब जगह उसको रख देंगे, पत्थर पे रख देंगे, नहीं वो पेड़ बनेगा। और वेदर को अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है बच्चे की ग्रोथ में। सो दीज थ्री पिलर्स आर लाइक योर चाइल्ड, योर फैमिली एंड स्कूल एंड फाइनली सोसाइटी। सो दे प्ले अ ग्रेट रोल। सोसाइटी किस तरफ ले जा रही है, बच्चा अपने करियर को उस तरह ढालता है। स्कूल्स आपको कितना मौका देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, कितना ग्रोथ आपको वहाँ देखने को मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। पेरेंट्स का रोल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो तो बियॉन्ड बाउंड्स है। आप जानते, वो तो बहुत बड़ा रोल है। बट हाँ, स्कूल का रोल ऐसा हो कि बच्चे को आगे बढ़ाए। स्कूल का रोल ऐसा ना हो कि बच्चा रोज जिल्लत लेके घर आए। ये जो केस है, मैं एक्चुअली यहाँ एडिसन के साथ जोड़ना चाहता हूँ। एडिसन साहब जो स्कूल जा रहे थे तो वो एक नालायक बच्चे की तरह ग्रो कर रहे थे। मदर ने उनको वहाँ से निकाल लिया और निकालने के बाद उनको घर पे पढ़ाया। अब वो स्कूल में उस टोका टाकी से जो बच गए, इसलिए वो महान एडिसन हो गए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। जो स्कूल है उसका रोल एक एनकरेजमेंट वाला होना चाहिए। एक आम बच्चे को भी अगर एनकरेज करा जाए तो वो बच्चा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा बन जाता है। सिंपल मोटिवेशन कैन चेंज हिज लाइफ फॉर एवर। तो ये एनवायरनमेंट देना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। मेरा अगला सवाल आपसे सर ये है कि बहुत बारी बहुत से बच्चे, अच्छे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो उन्हें क्रैक नहीं कर पाते और क्लियर नहीं कर पाते। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं और ऐसा क्यों होता है कि अपनी एकेडमिक्स में इतना अच्छा करने के बाद भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू जॉब्स को नहीं सिक्योर कर पाते हैं? देखिए मैम, पहला जो फैक्टर है वो हमारा फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम और डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम है। हम पहली बात तो पढ़ाते ही इसलिए हैं कि लर्न करें। अब देखिए, आज बच्चे को आप बचपन से पकड़ना शुरू करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, मॉम इज द फर्स्ट टीचर। थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसको एबीसी सिखाते हैं, फिर उसके हम नोज कहाँ है, आईज कहाँ है, ईयर कहाँ है, वो सिखाना शुरू करते हैं। बच्चा एक डेमो पीस बन जाता है। घर में आए, देखो इसको ना सारे बॉडी पार्ट्स आते हैं, बेटा बताओ नोज कहाँ है, नोज यहाँ है, एवरीवन नोज कि नोज कहाँ है। टेबल आते हैं, इसको ही नोज टेबल अप टू 40। नो पॉइंट टू गो फॉर दिस। एक्चुअली आप कभी भी 9 से ऊपर मल्टीप्लाई ही नहीं करते। तब 9 से बड़े टेबल सिखाएं ना सिखाएं फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों सिखा रहे हैं? तो वहां से सही मायनों में हमने वो उसकी घेराबंदी शुरू कर रखी होती है। बच्चा आगे आता है। फिर उसके बाद एक्चुअली मैं इस पॉइंट को और कंसाइज अगर करूं, तो बच्चे को आपने डेमो पीस बना दिया। आपने एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया जहां पे उस आपको लॉजिक अच्छे लगते हैं, क्रिएटिविटी अच्छी नहीं लगती। हम लोग लॉजिक अच्छा, अगर कोई बच्चा मैथ्स में 100 नंबर लेके आता है, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन आप बच्चा बढ़िया पेंटिंग बनाता है तो कोई बात नहीं। अगर बच्चा कुछ नया आइडिया लेके आता है, कोई बात नहीं। अरे सब एक्चुअली जो नोवेल चीजें लेके आए हैं, जिन्होंने नया कुछ किया है, उन्होंने ही साम्राज्य खड़े किए हैं। कॉपी करने वालों ने नहीं किए। कॉपी करने वालों ने दाल रोटी खाई है, दाल रोटी ही खाएंगे। तो जब बच्चा लॉजिक्स की तरफ बढ़ने लग जाता है, क्रिएटिविटी से पीछे हम उसको से पीछे हम छुड़ा देते हैं, हम मना करते हैं।
क्रिएटिविटी, ठीक है, ड्राइंग क्या है, गाना क्या है, होता रहेगा, आप तो बेसिकली तो मैम वो जो बच्चा है वो आगे बढ़ना शुरू होता है एक्चुअली एग्जामिनेशन सिस्टम की तरफ, जो हमें पता है कि साल में एक बार एग्जाम होना है, एग्जाम के दिन जाएंगे, पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। थोड़े बड़े, जहां आपने बात करी है कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर पाते, वहां आने तक बच्चा 1 वीक सीरीज, गेस्ट पेपर्स, इस तरह के टूल्स को समझ जाता है और वो कायदे से अब पूरे बुक्स को, पूरे कंटेंट्स को, पूरे बेसिक्स को पढ़ने के बजाय वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ही काम करने को तैयार होता है। ये तो बात होगी एक वीक और एवरेज बच्चे की। स्ट्रॉन्ग बच्चा वो बहुत इन्फॉर्म्ड है, उसको 10 किताब पढ़नी है, उसको एक से मजा ही नहीं आता। अब हम ये कहते हैं कि भाई आप एक जगह पर 100 फुट खोदिए, बढ़िया मीठा पानी आएगा। आप 10 जगह 10-10 फुट खोदेंगे तो गड्ढे बनेंगे और कुछ नहीं होगा। 10-10 फीट 10 जगह पर खोदने पर आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। एक बुक को मास्टर करिए। आप किसी भी आईएएस के एग्जामिनेशन की बात कर लीजिए, किसी बड़े टॉपर की बात करिए, दे ऑल से मैंने एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा, बहुत थॉरोली पढ़ा। हम वही नहीं पढ़ते। हमें 10 किताब पढ़नी है, सरासरी पढ़नी है, पूरी कोई सी नहीं पढ़नी है। तो बेसिक जो चीज़ है मैम, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी है और दूसरा एग्जामिनेशन सिस्टम भी हमारा फॉल्टी है। हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बच्चे को कभी पढ़ने के लिए या इवेलुएट करने के लिए तैयार ही नहीं होते। और यही वजह है कि बच्चा हमारा बेसिक्स छोड़ करके और जो जरूरी चीज़ें हैं उनको सीख करके आगे बढ़ रहा होता है और किसी भी बड़े एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता। इसमें भी सर वही वाली बात आ गई, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल, बच्चे को फिर लगता है उस किताब से आ गया तो क्या होगा, उस किताब से आ गया तो क्या होगा। वो ये नहीं समझता कि कंटेंट सब किताबों में सेम है, अलग अलग एक तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। बिल्कुल सर ठीक। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत बारी बहुत से बच्चे बहुत मेहनत करके आईआईटीज एनआईटीज को क्रैक करते हैं, और जब वो वहां से निकलते हैं उसके बाद उनको लगता है नहीं, हमें तो इंजीनियरिंग में नहीं करना है, हमारे को बैंक की जॉब चाहिए, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या हमें कोई मैनेजमेंट का आगे कोर्स करना है और आगे बढ़ना है, या मैनेजरियल जॉब चाहिए। ये जो करियर शिफ्ट आता है आफ्टर स्टडिंग एंड डिवोटिंग एंड मतलब पुटिंग योरसेल्फ थ्रू अ रिगरस एकेडमिक सेशन, जो वो क्यों आता है बच्चों की लाइफ में? देखिए मैम, पहली बात बहुत ही एक्चुअली ये बेसिक बात है, जहाँ पर हम लोग 15 लाख बच्चों के इंटरेस्ट की बात करें कि एनआईटीज आईआईटीज मतलब पीसीएम मीन्स आपको आईआईटी जेई देना ही है। अब यहाँ पर बच्चा जब जेई की तैयारी शुरू करता है, पहली बात तो मेरा खुद का मानना ये है कि द लेबर एक्चुअली चिल्ड्रन पुट फॉर क्रैकिंग आईआईटी एंड गोइंग टू एनआईटीज इज नॉट वर्थ। इतनी मेहनत करके बच्चा जहाँ जाता है वहाँ फिर उसको वो सब कुछ उतना नहीं मिलता जितना वो सोच के बैठा होता है। आप जब बच्चे को आईटी में जाने की बात करते हैं, अखबारें भरी पड़ी हैं उन पर्टिकुलर टाइटल से, जहाँ द बॉय ऑफ आईटी बॉम्बे गॉट दिस मच करोड्स, दिस मच पैकेज, ये फलां बच्चे को इतना मिल गया, फलां को इतना। टिप ऑफ आइसबर्ग, बहुत थोड़े से हैं। तो जिन्हें पनाह मिली उंगलियों पे गिन लो उन्हें, जो कत्ल हुए उनका हिसाब ही नहीं। जिनको कुछ नहीं मिला, या एवरेज पैकेज। अगर आप ट्रूली बात करें, आप किसी भी बढ़िया टॉपर की बात करें, आईआईटी बॉम्बे के सीएससियंस की बात करें, इन केस दे गो टू टॉप 4 जो जाइंट्स हैं, उनमें अगर जाते हैं, दे गो टू से एडोबी, दे गो टू अमेजन, दे गो टू माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और अगर जाते हैं और डोमेस्टिक अगर वो जॉब लेते हैं तो दे विल गेट अ सैलरी ऑफ 1 लाख टेक होम। वंडरफुल। और बहुत है एक बच्चे के लिए 1 लाख रुपए, लेकिन हमने उसके लिए बनाया ही नहीं उसको। हमने तो बच्चे के दिमाग में 1 करोड़ रुपए डाल रखा है, भाई करोड़ों रुपए आते हैं। अब करोड़ों रुपए का सपना लेकर बच्चा 9th क्लास से सब कुछ छोड़ता है जो उसे करना चाहिए था। अब यहाँ मिसिंग आउट नहीं आता। मम्मा को, पेरेंट्स को उसको तालाब में तो रोज डुबकी लगवानी है, पर मैरिजेस में भी जाना चाहिए, दादी नानी से भी मिलना चाहिए, रिश्तेदारों से मिलना चाहिए। वो मिस हो रहा है, उसको कोई नहीं देखना चाहता। बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके बच्चा 9th, फिर 10th, देन 11th, देन 12th एंड मेनी टाइम्स ड्रॉप ऑल्सो लेता है। बहुत बड़ा हमने इस एग्जाम को बना रखा है, आई टी जेई, और फिर उसके बाद कुछ लकी एंड ऑल्सो इन एनआईटीज। अब जब बच्चा बाहर आता है तो उसका हकीकत से सामना होता है। अब वो सामना क्या है? अब वो सामना ये है कि उसको कहीं करोड़ रुपए का पैकेज कहीं नजर नहीं आता, जो कि किन्हीं 2 4 5 को मिल गया। वो पहले से एक्सेप्शनली वेल होते हैं और बच्चों को मालूम होता है इसका तो होना ही, उनको क्लास में गिनते ही नहीं, वो अपने जैसे वो गिन रहा होता है। अब उसको मिलता है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिग इंस्टीट्यूट, सपोज करो, मैं बड़े खुले से बोलता हूँ बिकॉज ओपन प्लेटफॉर्म। और बिट्स पिलानी का अगर हम मैकेनिकल के पैकेज की बात करें मैम, तो 5.5 lakhs का एवरेज पैकेज है। दो एवरेजेस मीन्स आर मिसलीडिंग, एवरेज मीन इज हाउ मीन, आई नो, बट वो होता ही थोड़ा सा मिसलीडिंग है।
बट 5.5 लाख या 6 लाख का पैकेज मीन्स टेक होम ऑफ नियरली से 40,000 रुपीज। तो अब बच्चे को झटका लगता है कि नहीं, मुझे यार मैंने जो सोचा, जो मेहनत करी, मैं मशीनों में लगा रहूंगा, 15 घंटे का जॉब भी करूंगा, तो क्यों नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊँ। तो वहाँ उसको सिक्योरिटी, अगेन वही हमारा जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, उसकी सिक्योरिटी फिर नजर आती है उसको कि मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊंगा, मैं करियर शिफ्ट कर लूंगा, बैंकिंग में चला जाऊंगा, कुछ और कर लूंगा। एंड देन बाय देन एक्चुअली ही कम्स टू नो, बिकॉज वो 4 साल अकेला रहता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है, उस पर अब वो प्रेशर नहीं है जो पहले कभी वो दूर के भैया, दूर की दीदी जिन्होंने IIT कर लिया था, डॉक्टरी कर ली थी, उनकी वजह से डिसीजन किए गए थे, वो उनके अगेंस्ट भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहा होता है। और by then he comes to know what's my love and what's my passion, whether I should continue with the engineering jobs or I should switch। तो ये चीज़ मैम उनको वहाँ से हटने पर, अपना ट्रैक चेंज करने पर मेरे ख्याल से मजबूर करती है। वो सिक्योरिटी चाहता है, ठीक है मुझे 40,000 लेने, तो गवर्नमेंट जॉब में तो एक पियोन को भी 40,000 मिल जाता है। क्लर्क इज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ से 60,000 रुपीज, बेटर टू बी अ लेक्चरर हु इज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ से 80,000 रुपीज। सो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मैं 15 घंटे में मशीनों के साथ क्यों दिमाग खपाऊंगा, तो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ लोग या किसी और। तो आपके हिसाब से जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है और वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करी जाती, क्योंकि उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करी जाती है कि आप IIT से निकलेंगे तो 1 करोड़ का पैकेज लेके जाएंगे, और वो पैकेज जब उसको नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं डिसइल्यूजन्ड हो जाता है, और उसको लगता है सरकारी नौकरी में उससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, या उसको लगता है 4 साल बाद कि मेरा पैशन कहीं और लाई करता है। ये 2 मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से वो स्विच करता है। सर, एक बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी जो अगर हम बात करें एवरेज फीस कोर्स की 15 से 20 लाख रुपए तक आती है फॉर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन प्रोग्राम। जी बट मैम। जब नौकरी लगती है, जैसे आपने बताया, वो लगती है 5 से 6 लाख रुपए की। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसके बारे में कि भाई आपने इन्वेस्ट इतना कर दिया एंड रिटर्न ये है क्या, किस तरीके से लोगों को इस चैलेंज को लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए? कि क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आदमी ये सोचता है कि मेरे बच्चे को छूटते ही कम से कम 12, 20, 15 लाख की नौकरी तो मिल ही जाएगी। बट वो जब वो नहीं मिलती, एक डिसइल्यूजनमेंट होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, उसको कोप अप करना और ये गैप्स को हम कैसे मैच कर सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ अवेयरनेस के लिए बोलेंगे क्या? अब मैम आपने बहुत जनरसी ये फिगर जो बोले हैं 15 से 20 लाख, ये बहुत ही जनरस फिगर्स है, मतलब इससे ज्यादा है खर्चा, इससे कहीं ज्यादा लोग कर रहे होते हैं। इट इज लेट्स टॉक ऑफ से मैं थापर की बात करूँ, थापड़ की फीस ही मेरे ख्याल से 16-17 लाख रुपए के आसपास है। बाकी बच्चे के और खर्चे साथ जुड़ जाते हैं। द स्टॉक ऑफ VIT एंड SRM विच आर गिविंग एवरेज पैकेज ऑफ से 3 to 4 lakhs, उनकी फीस 25-30 लाख लोग खर्च करके आ रहे होते हैं। बिट्स की हम बात करें कैंपसेस की, दो दे वर्थ, बट फिर भी उनकी फीस भी बच्चा जब पूरा करता है कोर्स 30 लाख के आसपास खर्च कर चुका होता है। नो डाउट जो बच्चा 30 लाख या 25 लाख या 20 लाख भी खर्च कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हर महीने खर्च कर रहा है उस एजुकेशन के लिए, जिसके बाद उसको अपने करियर को बेसिकली शेप देनी है और कमाना शुरू करना है। तो और उसको पूरा करने के बाद जब आपको 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत ही डिप्रेसिंग बच्चे के पार्ट पर हो जाता है। देखिए है सारा खेल ओवरलैपिंग का है, आपने जो एक्सपेक्ट किया जो आपको मिला, चाहे वो जॉब में सिलेक्शन की बात हो, चाहे वो किसी आदमी से मिलकर उसमें उससे बातचीत जो उड़ाता है उसकी बात हो, ये हमेशा रहेगा कि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी ओवरलैप कर जाएंगी तो आपको खुशी मिलेगी, और जब नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रेस मिलेगा। ये पक्की बात है। अब पेरेंट्स ने अपना सब कुछ, बहुत बार सब कुछ दांव पर लगा करके पढ़ाई करवाई होती है। अब बच्चा या बच्चे ने कोई एजुकेशन लोन लिया होता है। अब एजुकेशन लोन उस दिन से आपको रीपे करना है जिस दिन से आपने अपना पढ़ाई पूरी कर ली। अब बच्चा एजुकेशन लोन चुकाएगा या पेरेंट्स को पैसा भेजेगा, वो बहुत बड़ी खींचतान के बीच में फंस जाता है, और वहाँ वो बहुत डिप्रेसिंग दौर उसकी लाइफ का शुरू हो जाता है। माय पॉइंट इज कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े नामों के साथ जाएं, हम बड़े बड़े कॉलेजेस के साथ जाएं। हमें एक्चुअली अच्छे से प्रॉपरली सर्वे करना चाहिए, और वो जगह जहाँ पर अच्छे रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर अच्छे टीचर्स हैं, जहाँ अच्छे कैंपसेस हैं, जहाँ पे लैब्स अच्छी हैं, जहाँ का एल्यूमिनाई अच्छा है, चाहे उसका नाम इतना बड़ा है चाहे नहीं है, वहाँ भी आप एकेडमिक्स को परस्यू कर सकते हैं और वहाँ से भी कमाल कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन सी मैम, आप तो इंडस्ट्री में है, बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज प्लेसेस चिल्ड्रन,
ऑलमोस्ट हर जगह से बच्चे प्लेस होते हैं, लेकिन वो जो हाइप है वो किसको मिलेगी? जो न्यूज़पेपर्स में जितना बड़ा अपना दखल रखता है, जिसका दखल है, जिसके ऐड कितने ज्यादा, कितना स्पेस आपको अवेलेबल होगा, उतनी न्यूज आपको मिलेगी। मे बी पेड न्यूज, मे बी इम्पार्शियल, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो लोगों को दिखने वाला जरिया है, जो मीडिया है, या जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो शायद उन्हीं कॉलेजेस की आती है जो बहुत बड़ी फीस लेकर वो मैनेज कर लेते हैं पब्लिक तक उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ले जाने का। जो नहीं करते या जो बहुत कम खर्चा कर रहे हैं, उनके खर्चे किस पे हैं? दूसरे कॉलेजेस, आई मीन टू से टियर 2 कॉलेजेस। अब टियर 2 में जाएं तो वो लोग अपने रिसोर्सेज को अपने बच्चों पे लगा रहे हैं, तो ऐड नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट दे आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड टू ग्रूम चिल्ड्रन। तो बच्चों को ग्रूम करने वाली जगह को चूज करिए, ना कि आप बड़े नाम को चूज करिए। अगर आप एक्सेप्शनली वेल हैं, डेफिनेटली गो टू आईआईटी एंड आईआईटीज। इवन मैम, आईआईटीज आर नॉट दैट इकोनॉमिक। अगर वहाँ की बात करें, वहाँ भी बहुत बड़ी फीस है। एनआईटीज की फीस भी कम नहीं है। इतनी लेबर के बाद भी फीस बच्चे को बहुत सारी पे करनी होती है। और अगर आपको बहुत सारा पैसा नहीं है, तो आप बिल्कुल 30 लाख 25 लाख के ट्रैप में ना आए। अपना करियर शुरू करें, ग्रेजुएशन करें बहुत अच्छे से किसी बढ़िया कॉलेज से, और अगर आप अच्छे हैं तो आप वहाँ से भी डेफिनेटली प्लेस होंगे और अच्छी जगह जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं तो बिल्कुल आप बड़े यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में जाइए जहां पर बहुत मतलब लाविश वो है, लिविंग स्टाइल है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने रिसोर्सेस को देखते हुए इतना इन्वेस्ट ना करके उन कॉलेजेस को चूज करें सर्वे करने के बाद, जो एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं और जो उस कम पैसे में भी उन रिसोर्सेज को वापस बच्चों पे लगा रहे हैं। उनके एलिमनाई, लैब्स, एकेडमिक्स, टीचर्स को देखते हुए आप एक इंस्टीट्यूशन और कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। सर, मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, जो आजकल बहुत उठने भी लगा है कि दो स्टेज में आता है। एक गैप का हम बात करते हैं। एक गैप आता है जब बच्चा 12th के बाद ब्रेक लेता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईआईटीज एंड जेई एग्जाम, कि ड्रॉप ले लेते हैं। और एक गैप आता है जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके बाद वो आगे सीधा नौकरी करे या गैप लेकर आगे फर्दर एजुकेशन को परस्यू करे। तो इसको लेकर बच्चों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि आगे जाकर ये हमारे करियर को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, ये गैप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पे आपका क्या टेक है? देखिए मैम, मेरा कहना ये है कि गैप लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको ऐसे आई हैव सीन सो मेनी चिल्ड्रन जिन्होंने जब 12th के साथ एग्जामिनेशन दिया, दे कुड हार्डली मैनेज टू क्वालिफाई जेई में। वो 92 परसेंटाइल 93 परसेंटाइल पर थे। फिर उन्होंने गैप लिया, एक ईयर का गैप लिया। गैप लेने के बाद दे हैड 99 और 98 पॉइंट समथिंग, एंड देन इवन हैड अ प्लेस इन आईआईटीज आल्सो। अगर आप डिवोटेड हैं, बिल्कुल आपने अगर अपना, देखिए दो तरह के बच्चे मैम रहते हैं। एक बच्चा वो है जो 6, 7, 8 क्लास से आईआईटी की तैयारी उसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में रह के तैयारी कर रहा है, और वो, या कई चाइल्ड प्रोडिजी ऑल्सो, जो बिल्कुल गिफ्टेड बच्चे हैं, वो तो कमाल कर रहे होते हैं, वो 12th के साथ निकल जाते हैं। कई बच्चों की प्लानिंग ही ये होती है कि मैं 11th 12th बेसिक्स बहुत अच्छे से करूंगा, और फिर 1 साल का ड्रॉप लूंगा, और उसके बाद मैं आईटी में या एनआईटी में जहां भी मुझे बड़ी जगह मिलेगी जाऊंगा। मेडिकल में भी बहुत कॉमन है बच्चे का ड्रॉप लेना। तो अगर आपके 1 साल के गैप्स, अब देखिए स्टार्टिंग की बात करते हैं। सपोज करो कि पहले आपको कोई एक बिल्कुल आप टियर 2 कॉलेज में जा रहे थे। सपोज चाइल्ड वाज गेटिंग से थापर, एंड थापर में जाके उसकी जो जॉब थी, फर्स्ट सैलरी थी, ही वाज गोइंग टू हैव से अ सैलरी ऑफ 40,000 रुपीज। और 1 साल का गैप लेने के बाद वो आईटी चला गया है, और आईटी जाने के बाद उसको उसका जो पैकेज है वो डबल या ट्रिपल उसको मिलने वाला है, और बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनमें एक्सपोजर मिलने वाला है। अलग स्टेज पर, अलग तरह के प्रोजेक्ट में उनको प्लेस किया जाना है, तो वो मैटर करता है, तो लेना बनता है। वहाँ का गैप किसी को कोई तकलीफ नहीं देता, और इवन द एम्प्लॉयर्स नो इट कि 12th के बाद ये गैप जो है वो बहुत जनरली बच्चे लेते होते हैं, और लेना बनता है अगर आपको लगता है कि मेरा स्टार्ट जो है एक अलग जगह से हो सकता है। कॉन्फिडेंट है आप, पढ़ाई करी है आपने, और आपने अभी पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर डोमेन में आपने तैयारी नहीं करी थी, आप कॉन्फिडेंट बच्चे हो, और आपको एक बहुत क्लियर है कि मैं थोड़ी मेहनत और करूंगा, देन आई विल बी क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड। अगर ये कंडीशन है तो वहाँ का गैप पहली बात तो बच्चे को लेना चाहिए, मेडिकल में भी और जेई में भी। कोई ज़रूरी नहीं है 1 साल अगर आप लेट पैदा होते तो भी कौन सी तबाही बच जाती।
तो 1 साल पहले शुरू करने पे आप इकोनॉमी को बदलने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं कि आप जाके बस वेट ही कर रहे हैं लोग कि आप कब आओगे और नहीं गए तो तबाही हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बट अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट हो बच्चा खुद के साथ, बात यहाँ फिर आती है कि बच्चे का डिसीजन, इट शुड बी हिज कॉल, हर कॉल। ये पेरेंट्स का कॉल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी सेम स्टफ अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आपने बच्चे को जबरदस्ती, अभी जैसे परसों मैम 5th ऑफ मे को मिस्टर मिशन उनका एक वेबिनार था, तो उसमें एक बच्ची ने पूछा, पेरेंट्स सारा दिन पढ़ने के लिए बोलते हैं, मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ, क्या करूँ? सो अब आप बच्चे को देखिए जो एक ही चीज को बार बार पढ़ रहा है, सेम स्टफ, इट बिकम्स पेनफुल। बट इफ चाइल्ड इज मोटिवेटेड, उसका क्लियर है कि नहीं मुझे तो हासिल करना ही है, तो वो बहुत अच्छा मौका बन जाता है। 12th के बाद के गैप की बात हमने करी। नाउ लेट्स टॉक ऑफ द गैप आफ्टर योर ग्रेजुएशन। मैम ग्रेजुएशन के बाद का गैप भी बहुत बार डिसाइसिव रोल प्ले करता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑन कैंपस में कुछ भी ले लें, कैंपस जॉब लेनी है, वही बात आ गई इनसिक्योरिटी की। अगर तो ऐसी हालात है आपके, आपकी फैमिली कंडीशन आप बेहतर जानते हैं, बच्चा बेहतर जानता है, इन केस इट इज लाइक कि वी कैन नॉट सर्वाइव, हमारी सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है मेरी जॉब के बिना, पक्का है आपको जॉब में जाना चाहिए। लेकिन अगर सर्वाइव करा जा सकता है और कुछ कम पैसों के साथ पहले भी तो रह रहे थे, आगे भी रह लीजिए। अगर आदत भी है अपने को, थोड़ी सी कोशिश करके अगर आप कुछ अच्छा कर लेते हैं, आप कैट क्वालिफाई कर जाते हैं, आप कहीं कुछ बहुत कमाल कर जाते हैं, तो डेफिनेटली मैम एक अलग प्लेटफॉर्म से आप लॉन्च होते हैं, वो बात वहाँ की आती है। आगे को और जोड़ दूं मैम, कई बार लोग जॉब में गैप की बात करते हैं, वो भी मैटर नहीं करता। मैं एक ताज़ा एग्जाम्पल पे अगर आपका ध्यान लाना चाहूँगा। कुछ दिन पहले, ये कोविड इज गोइंग ऑन, तो एक रिक्शा वाले ने, आपने जरूर पढ़ा होगा, रिक्शा वाला ने अपने रिक्शा को मॉडिफाई कर दिया, 4 कंपार्टमेंट बना दिए और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग उसने श्योर कर दी, लोग बैठेंगे तो वो इन्फेक्ट नहीं होंगे। आनंद महिंद्रा हैज ऑफर्ड हिम अ रिसर्च जॉब, द फेलो वाज नॉट हैविंग एनी जॉब, एनी गैप और समथिंग। अगर वहां से कोई उठ सकता है तो गैप के बाद भी उठ सकता है। तो गैप इम्पॉर्टेंट नहीं होता, एम्प्लॉयर के लिए आपका जो उस वक्त की वैल्यू है, जो फंक्शनैलिटी है जिसलिए आप हायर किए जा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। उसको इस बात से बड़ा मतलब नहीं है कि आप पीछे 1 साल लगा के आए हैं या नहीं लगा के आए हैं। मेरा मतलब ये कि आपको जॉब रेडी होना चाहिए, आपको एम्प्लॉयबल हो जाना चाहिए। अगर उसके लिए आपको गैप लेना पड़ता है तो मेरे ख्याल से वो जी मैम। हाँ जी सर, आवाज आ रही है क्या आपको? अरे बिल्कुल, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। हाँ, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आपके हिसाब से गैप लेने में कोई बुराई नहीं है, बट बिल्कुल ये गैप की कॉल एक्सक्लूसिवली बच्चे को ही बच्चे को। होनी चाहिए, क्योंकि वो अपना पोटेंशियल जानता है, वो अपनी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को समझता है, उसके बेसिस पे ही वो ये डिसीजन ले तो अच्छा है। और अगर उसको गैप लेने के बाद ग्रोथ अच्छी मिलती है तो देयर इज नो हार्म इन इट। बिल्कुल। अब हमारा आखिरी सवाल जाते जाते आपसे ये है कि आपको क्या लगता है वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमारे को ध्यान में रखने चाहिए जब हम अपने करियर को प्लान करते हैं या अपने फ्यूचर को आगे जाके प्लान करते हैं? मैम देखिए, पहली बात तो ये कि हमें ये मान कर चलना चाहिए कि मेरा ग्रेजुएशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वेरी स्ट्रांग ग्रेजुएशन। स्ट्रांग ग्रेजुएशन मीन्स आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, आपको बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जो आपने बीच में क्वेश्चन लिया था कि बच्चे बाद में एग्जाम क्रैक नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़िए, आप एग्जाम्स के लिए मत पढ़िए, किसी को खुश करने के लिए मत पढ़िए। पेरेंट्स की स्माइल नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी खुशियाँ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ आपकी है, प्योरली आपकी है। बच्चे को पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए जितना वो पढ़ सकता है, और वो अपने जो इंटरनल ड्राइव है, जो आपको चीज़ जिस तरफ ले जा रही हैं, आपको उस तरफ जाना चाहिए। बहुत स्ट्रांग ग्रेजुएशन मेरे ख्याल से किसी भी करियर के लिए पहला फाउंडेशन स्टोन है। एंड सुनते रहिए, अपना जुनून, अपने जुनून के बारे में थोड़ा ध्यान रखिए, अपने ऊपर कुछ वक्त जरूर खर्च कीजिए, अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिए व्हाट आई एम गुड एट। पेरेंट्स को भी मैं बार बार ये गुजारिश करता हूँ, ये करता हूँ कि ठीक है, अपने सपनों में बच्चों को ढालने की कोशिश मत करिए, वो सांचा मत बनाइए। आपने बिल्डिंग का साइज पहले बना लिया है, प्लॉट के साइज को देखे बिना पहले उस प्लॉट के साइज को जरूर वे करिए। इज योर चाइल्ड, अगर खुश होगा तो खुशी आपको भी होगी। और बहुत सारे पैसों से खुशी नहीं आती है, ये बहुत क्लियर है। तो बहुत सारे पैसों के लिए बच्चे को तैयार मत करिए, आप बच्चे को उसके जीवन के लिए तैयार करिए और उसको बहुत अच्छे से, अगेन
मॉरल नर्सिंग कीजिए, बच्चे को प्यार कीजिए, बट गुस्सा करने पे जरूरी नहीं है कि उसको थप्पड़ी लगा दीजिए, गुस्सा करने दीजिए। बाद में कहोगे जिद करो दुनिया बदलो, बचपन में जिद करने दीजिए। पूरी करना ना करना ये आपका विवेक है कि वो कौन सी पूरी करी जाएगी, कौन सी नहीं करी जाएगी, वो आप काउंसिल करें, समझाएं उसको। प्यार उसके अंदर का बिल्कुल प्यार ही रहने दीजिए, उसको इमोशंस के नाम पर ब्लैकमेल मत कीजिए। लव इज अनकंडीशनल, अनकंडीशनल ही रखिए। आपके बच्चे को जो अच्छा लग रहा है वही करने दीजिए। ये नहीं कि मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ तो तुम मेरे हिसाब से करो, मुझे लगता है वो बहुत खराब चीज़ है। ग्रेजुएशन अच्छी होने के बाद आप अगर आपको जॉब ही चाहिए तो पैसों के पीछे मत भागें। सिर्फ पैसों के लिए हम कोई भी जॉब शुरू कर, देखिए दो चीजें अलग अलग हैं, पैसा नहीं होना और गरीबी। पैसा नहीं होना और गरीबी होना दो अलग अलग बात है। गरीब होना अलग बात है, पैसा कम होना या ना होना अलग बात है। अगर आपके पास पैसा नहीं है पर आप अच्छा काम कर रहे हैं, मनी, इफ यू गॉट मनी इट मीन्स यू हैव गॉट प्रोडक्टिविटी, आपके पास प्रोडक्ट है, ये मानते हैं आप प्रोडक्ट है। अगर आपके पास एबिलिटी है, जिसको हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रेजुएशन, अपने अंदर की सुन के आप बिल्कुल कुछ नया करके आगे बढ़ रहे हैं, यू हैव गॉट एबिलिटी टू प्रोड्यूस। एबिलिटी टू प्रोड्यूस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। पहले से वो फिश वाला टोकरा देने के बजाय मैं बच्चे को एक डोर, एक धागा, एक कांटा देना चाहूंगा और उसे मछली पकड़ने में एक्सपर्ट बनाना चाहूंगा। वो जिसकी जब जिसकी इच्छा होगी, जितनी होगी, वो मछली पकड़ लेगा। तो एक बेसिक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, अच्छा प्रॉपर ग्रूमिंग, एक बढ़िया करेक्टर, नेशनल करेक्टर की बात करूं पूरा, आप चोरी चकारी बेईमानी ये सब देख रहे हैं तो वो ना हो। आप बहुत सच बोलें, सुनने वाला चाहे कोई हो, न्याय का साथ दें सामने चाहे कोई हो। अगर आप ये वैल्यूज अपने बच्चे को देकर बड़ा करते हैं, अच्छी ग्रेजुएशन उसको देते हैं, यू टीच हिम कि बहुत ज़्यादा पैसा आपकी लाइफ के लिए बहुत गाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। एकदम से बच्चा बिल्कुल रश नहीं करेगा, वो वेट करेगा, बोलेगा ठीक है मैंने पहले भी कमी देखी थी, आगे भी चला लूंगा, मैं 2 साल 1 साल और वेट करूंगा, बट आई विल ऑप्ट अ करियर ऑफ माई चॉइस। और करियर ऑफ चॉइस मीन्स आपने वो पकड़ लिया जिसमें कभी थकान नहीं होगी, आप कभी रिटायर नहीं होंगे, आपका बच्चा खुश रहेगा, और अगर बच्चे खुश हैं तो हम सब खुश हैं। और उसमें अपनी तौहीन भी ना समझें कि मेरे बच्चे ने मेरा कहना नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हमने आपसे काफी कुछ सीखा, काफी मुद्दों पे बात करी, चाहे वो बच्चे के पैशन को लेकर है, करियर ऑप्शंस को है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि बच्चे के पास आगे जाकर क्या एवेन्यूज हैं, सोसाइटी के प्रेशर हैं, स्कूल्स का रोल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, कॉलेजेस का रोल, जॉब्स कैसी होनी चाहिए, करियर वर्सेस जॉब। हमने बहुत सारे स्पेक्ट्रम पे बात किया। लास्ट में आपने एक जो बहुत अच्छी बात कही वो है कि नेशन बिल्डिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जो एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से बहुत जरूरी है किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को देना, उसको हम जरूर ध्यान से में रखें। और पेरेंट्स अपने एस्पिरेशंस को बच्चों पे नहीं ला दें, उनके पैशन को देखते हुए उनके थॉट प्रोसेस को मॉडिफाई करें और सही डायरेक्शन में लेके जाएं, ये सोचते हुए कि आगे जाकर उसका प्रोफेशन, उसका करियर उसको कहाँ लेके जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।